हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्राणियों में पोषण, जो कि चैप्टर 2 7th क्लास का है। और इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कि जो भी जीव हैं या मनुष्य हैं उनमें किस प्रकार पोषण होता है। पिछले चैप्टर में हमने पादपों में पोषण में पढ़ा था कि जो विभिन्न प्रकार के पादप हैं उनमें किस प्रकार का पोषण होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि चैप्टर 1 में आपने पौधों के बारे में पढ़ा था कि पौधे जो हैं वो किस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन जो जंतु या प्राणी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो विषमपोषी होते हैं। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पौधों से ही निर्भर करते हैं। तो कुछ प्राणी जो हैं वो सीधे पौधों का ही भक्षण कर लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। अब कुछ ऐसे पौधे हैं जो जंतु और पौधे दोनों खाते हैं। जैसे अगर जो सीधे पौधों को खाते हैं उनको हम कह देते हैं शाकाहारी। जो जंतुओं को खाते हैं, जो पौधे खाते हैं उन जंतुओं को खाते हैं। जैसे शेर है, वो हिरण को खाता है और हिरण पौधे को खाता है। तो शेर अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करता है, पौधों पे ही। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पे निर्भर करें उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। और जो जंतु पौधे भी खाएं और उन जंतुओं को भी खाएं जो पौधों को खाते हैं, तो उनको कहते हैं हम सर्वाहारी। इसके बारे में और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। अब इधर जो है अगर हम देखें तो मानव सहित सभी जीवों किस किस के लिए आवश्यकता है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन अगर आए कि जीवों को खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों होती है, ये हमने पढ़ा भी था कि जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने और खाद्य के लिए अपने खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और ये जो पोषक तत्व हैं उसकी आवश्यकता, कि कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है हमारे शरीर को, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। पोषक तत्व जो हमको आवश्यकता होती है, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के बारे में पढ़ा था ना। तो वो सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता, उनके अंतर्ग्रहण, कि हम कैसे खाना खाएं, भोजन ग्रहण करने की विधि को हम अंतर्ग्रहण की विधि कहते हैं, और शरीर उसका कैसे उपयोग करता है, ये 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हमने जो पोषक तत्व कौन कौन से चाहिए इसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हम अंतर्ग्रहण करते हैं और पौधे किस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें, क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो कि भोजन के घटक होते हैं। अगर 4 घटक मुख्यतः देखें तो कौन कौन से होते हैं, अगर आपको नाम लिखना हो तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अगर आप लिख सको यहाँ, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसे हम, और ये किस रूप में फॉर्म होता है, स्टार्च के रूप में। दूसरा है आपका प्रोटीन, तीसरा है वसा। ये मुख्यतः 3 होते हैं, और उसके बाद अगर आपको रखना हो तो विटामिन। तो ये 4 मुख्य होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। और कार्बोहाइड्रेट जो हैं, जो सबसे पहले वो क्या है, जटिल संगठक होते हैं। वो बहुत जटिल पदार्थ हैं, सीधा हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, उनको सीधे इसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें किसमें, सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। जैसा कि यहाँ नीचे दिखा रहा है कि ये बड़ा एक पदार्थ है, जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, इसको छोटे छोटे पदार्थों में विभाजित कर दिया जाता है, तब हमारा शरीर उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है जटिल खाद्य पदार्थों को, जो यहाँ से है आपका, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में विभाजित करने की प्रक्रिया को, इसको मैं इससे मार्क कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ से आता है कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या विखंडन होना क्या कहलाता है, इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, पाचन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें
खाद्य अंतर्ग्रहण की अलग अलग विधियाँ, कि खाना कैसे हम ले अपने शरीर में, इसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे अगर आप देखो मधुमक्खी और मरमर पक्षी, ये बहुत बार आ जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करना है आपको। मधुमक्खी और मरमर पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड कहते हैं, बहुत सबसे छोटा पक्षी होता है, ये पौधों का मकरंद, जो पौधों का रस है वो चूसते हैं। तो मधुमक्खी और मरमर पक्षी, ये हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं, उस प्रकार से भोजन लेते हैं वो। मानव और कुछ अन्य जीव जो हैं वो जब बच्चे होते हैं तब वो डायरेक्ट दूध पीते हैं माँ का, और जब अजगर जैसे सर्प जो हैं, सांप जो है, वो क्या करते हैं, अपने शिकार को पूरा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी जो है वो अपने आसपास पानी में तैरते हुए कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं, मतलब उनको खाते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग जीव के। अब अगर हम देखें, ये एक आपको दिया हुआ है स्टार फिश। स्टार फिश के बारे में, जिसे हम तारा मछली भी कहते हैं, स्टार फिश या तारा मछली, ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच होता है, और ये जंतुओं का आहार करती है, कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। और ये क्या करती है, कवच खोलने के बाद अपने मुंह से, ये यहाँ से कवच खुलता है इसका, और यहाँ से अमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है, और फिर अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। तो इस प्रकार से स्टारफिश भोजन करती है। फिर अगर हम देखें मानव में जो अंतर्ग्रहण की विधि, ठीक है, मानव में किस प्रकार होता है, किस प्रकार पाचन होता है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो जैसा कि हमको पता है कि मानव में भोजन जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा, मुंह के द्वारा या मुख के द्वारा होता है, और फिर उसको पचाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और जो अपचित भोजन है, जो बिना पचा हुआ भाग है, वो मल के रूप में आपके शरीर से निष्कासित या बाहर निकाल दिया जाता है। और अब अगर हम बात करें तो जो आपने खाना खाया है मुंह में और शरीर से जो बाहर निकल रहा है, उस खाना खाने से शरीर से बाहर निकलने तक का जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पाचन, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भी हमारा भोजन है वो कहाँ से जाता है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है, और ये नली जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे मुख गुहिका से शुरू होती है और गुदा द्वार तक चली जाती है। और इस नली को कहा जाता है, इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। इसको कहा जाता है, टोटल 6 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर आपका मुख गुहिका, उसके बाद ग्रास नली या ग्रसिका, जो कि आपके मुंह से पेट तक खाने को पहुंचाती है। थर्ड है आपका पेट, जिसे हम कहते हैं अमाशय, ठीक है। तीसरा है आपका अमाशय या पेट। चौथा अमाशय के बाद क्षुद्रांत या छोटी आंत, और उसके बाद बृहद्रांत या बड़ी आंत, और लास्ट में जो अपचित भोजन है, ये बृहद्रांत कहाँ से, मलाशय से जुड़ी होती है, और अपचित भोजन जो है वो मल द्वार के द्वारा या गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी जो अंग है, इन सब को मिला के हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल या पाचन नली भी कहा जाता है। तो ये सभी भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। फिर जैसे जैसे भोजन अलग अलग भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटक जो हैं वो पाचन भी क्रमिक रूप से होता है, कि सभी का पाचन एक साथ नहीं होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारा भोजन, उस प्रकार से पाचन शुरू हो जाता है। अब कुछ जैसे हमारे अमाशय हैं, अमाशय की आंतरिक भित्ति में पाचन होता है, कुछ का क्षुद्रांत में, आहार नाल, और इनसे संबंधित कुछ ग्रंथियां जो है कुछ रस निकालती है। जैसे हमारे मुख के अंदर होता है लाला ग्रंथि, और उसके बाद कुछ ग्रंथि हमारे शरीर में जैसे यकृत और अग्नाशय, ये अपना रस स्रावित करती हैं कहाँ पर, क्षुद्रांत में, और ये रस जो है पाचन में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पाचक रस। और पाचक रस क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आहार नाल और जो संबंधित ग्रंथियां हैं वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पाचन तंत्र का। इस प्रकार का ये पाचन तंत्र होता है, एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका मुख गुहिका, जो जहाँ से आप खाना अंदर लेते हो। फिर यहाँ पे होती है लाला ग्रंथि, जिसके द्वारा जो लार अमीलेज एंजाइम निकलता है, ये आपके लार निकलती है, उसमें एक एंजाइम होता है अमीलेज, तो ये लाला ग्रंथि होती है। उसके बाद ये ग्रसिका, जिसके द्वारा भोजन जो है वो अमाशय तक पहुंचता है, और अमाशय से जुड़ा होता है आपका
क्षुद्रांत, और इस क्षुद्रांत के साथ अमाशय, और इसमें क्षुद्रांत में जाने से पहले अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, ये अपना रस जो है वो इसमें रिलीज़ करते हैं और ये फिर क्षुद्रांत में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद ये चला जाता है बृहद्रांत में। इस तरह से बृहद्रांत में अपचित भोजन से पानी का अवशोषण होता है, और जब खाना जो पूरी तरह से पानी का अवशोषण होता है तो ये गुदा द्वार तक पहुंचता है और इससे फिर बाहर आपके शरीर से निकल जाता है। तो ये टोटल आपके जितने भी मानव पाचन तंत्र है, ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर सबसे पहले अगर देखें, सबसे पहला था आपका मुख एवं मुख गुहिका। तो मुख एवं मुख गुहिका क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? मुख के द्वारा। और आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर्ग्रहण। क्या कहते हैं हम? अंतर्ग्रहण। फिर अब मान लो आपने भोजन ले लिया, अब आप क्या करोगे? अब आप भोजन को चबाओगे। तो जब हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, और प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग तरीक़ों से जो हमारे दांत हैं, अगर हम अपने दांतों का देखें तो इस तरह के हमारे दांत होते हैं। इसको देखो, याद रखने का एक मेथड होता है, आपको ध्यान रखना है 2 1 2 3, ठीक है। ये 2 1 2 3 नंबर आपको याद रखना है, 21 23। इसमें क्या है, ये जो 2 हैं सबसे आगे के जो दांत हैं आपके 2, ये, और इसको आपको इस तरह से याद रखना है, देखो सी या के से आप याद रख लो, के आर, फिर उसके बाद ए और सी, क्रैक। तो 2 1 2 3, तो के होता है आपका कृंतक। कृंतक जो सबसे आगे वाले, ये वाले दांत होते हैं ना सबसे आगे, इसको कहा जाता है कृंतक। और ये हम टोटल एक सेट की बात कर रहे हैं, 8 की अगर हम बात करें, 8 की हम सेट की बात करें तो टोटल जो कृंतक होते हैं, वैसे हमारे दांत में कितने होते हैं वो अभी देखेंगे। हम एक तरफ की बात करेंगे, एक सेट की। ये अगर हम देखें दांतों में तो टोटल आपके 4 सेट बने होते हैं, 2 1 2 3 के। इसको 4 से गुना कर दें तो टोटल हमारे दांत आ जाते हैं। तो 2 हमारे होते हैं कृंतक एक तरफ, जैसे ये 2 कृंतक एक साइड में है, सबसे आगे के जो मोटे दांत होते हैं इन्हें कृंतक कहा जाता है। उसके बाद जो है एक होता है रदनक। रदनक का काम क्या होता है? ये चीर फाड़ करने वाले दांत होते हैं। तो ये मांसाहारियों में रदनक काफ़ी बड़े होते हैं। फिर रदनक के बाद अब खाने को जो पीसना होता है तो उसका काम करता है अग्रचवर्णक, उसको कहते हैं अग्रचवर्णक, आगे वाले पीसने वाले दांत। और जब ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 2 एक तरफ, और फिर उसके बाद लास्ट के जो 3 दांत होते हैं उसे कहते हैं चवर्णक। यहाँ पे खाने को अच्छे से पीसा जाता है। देखते हो आप खाना लेते हो तो तोड़ने काटने वाला आप हिस्सा आगे से करते हो, फिर उसको छीलना हो किसी चीज़ को तो आप रदनक का इस्तेमाल करते हो। बाद में खाने को पीसने के लिए या तो इस साइड या इस साइड आप लेके जाते हो। तो टोटल 2 1 2 3 का सेट होता है, और इसको आप 4 से गुना करते हो तो हमारे दांतों में टोटल 8 जो हैं वो होते हैं कृंतक, 1 गुना 4 4 होते हैं रदनक, फिर 8 होते हैं आपके अग्रचवर्णक, और उसके बाद 12 आपके दांतों में होते हैं चवर्णक। तो टोटल 8 4 12 8 20 और 32, इस प्रकार से 32 दांतों का सेट आपके मुंह के अंदर होता है। और इसको याद रखने का 2 1 2 3 से याद रखो, KRAC, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। इसको क्या नाम है, रदनक को इंग्लिश में कहते हैं कैनाइन, अग्रचवर्णक कहते हैं प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो दांतों की आकृति अलग अलग होती है, उनके कार्य अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे मुंह में हमने पढ़ा कि अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप अपने दांतों की गणना कीजिए, तर्जनी से दांतों को महसूस कीजिए, कितने प्रकार के दांत है। एक सेब और रोटी का टुकड़ा लेना है, उसको काटने के लिए आप किस प्रकार के दांत का इस्तेमाल करते होंगे। तो अगर हम निचले ऊपरे जबड़ा की बात करें तो जो ऊपर हर एक में जो कर्तन और दंशन करने वाले दांत है, चीड़ फाड़ करने वाले, चबाने और पीसने वाले दांत है। तो अगर हम देखें कर्तन करने वाले ऊपर कितने होते हैं? टोटल 4, और ऊपरे जबड़े में 4, निचले जबड़े में 4। फिर चीरने फाड़ने वाले ऊपर जो हैं आपके 2, नीचे भी होते हैं 2। फिर चबाने और पीसने वाले ऊपर आपके टोटल कितने हो गए? चबाने और पीसने वाले मतलब
अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो एक सेट में होता है 5, तो ऊपर हो गए आपके 10 और इस तरफ हो गए आपके 10, तो टोटल ये हो गया आपका 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 20। तो इस प्रकार से भी आपका देखो तो टोटल 32 दांत होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि जब आप बच्चे में थे तो आपके दांत गिरने लगे थे, तो सबसे पहला जो हमारे दांतों का सेट आता है, प्रथम सेट, वो शैशव काल से निकलता है। जब हम लगभग 8 वर्ष की आयु के होते हैं तब तक ये सभी दांत गिर जाते हैं और इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। क्या कहा जाता है? दूध के दांत, क्योंकि इन दांतों के स्थान पर जो दूसरे दांत निकलते हैं उनको हम कहते हैं स्थायी दांत। और सामान्य व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने होते हैं, वृद्धावस्था में धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप चॉकलेट वगैरह खाओ, टॉफ़ी वगैरह ज़्यादा खाओ तो आपके दांत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, जल्दी गिरने लगते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सामान्य तौर पर पूरे जीवन भर रहते हैं अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करो, सुबह शाम ब्रश करो कम से कम एक बार, और मीठी चीज़ें कम खाओ, टॉफ़ी वगैरह कम खाओ, तो दांत आपके हमेशा बने रहेंगे। फिर आगे अगर देखें, यही जो अभी है कि मिठाइयाँ और दंत छय, तो सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु इससे हमें कोई हानि नहीं होती। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक चीज़ और दी हुई है कि हमारे मुख में जो लाला ग्रंथि है, लाला ग्रंथि एक लाला रस, जिसे हम लार रस भी कहते हैं, वो स्रावित करती है। और इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सहायता करते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं लेकिन उससे हमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुंह साफ ना करें तो अनेक हानिकारक जीवाणु जो है वो वृद्धि करने लगते हैं और फंसे हुए भोजन को उसमें से शर्करा का विघटन करके अम्ल निर्मोचित करते हैं। और अम्ल निकालने के कारण आपके दांत जो है वो उनको क्षति पहुंचती है और इसी को हम दंत क्षय कहते हैं। और समय रहते उस उपचार ना किया जाए तो दांतों में असहनीय पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। तो इसीलिए चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ और बाकी पदार्थ दांत खराब होने के लिए सबसे प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 बार ब्रश और दातुन करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए और मुंह के अंदर गंदी उंगलियों बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें, यहाँ एक आपका दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको 2 परख नली लेनी है, ए और बी। एक में आपको उबला हुआ चावल देना है, एक में चबाया हुआ चावल देना है। तो उबले हुए चावल में जब आप आयोडीन विलयन डालोगे तो नीला काला कलर हो जाएगा, जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट या मंड की उपस्थिति या स्टार्च की उपस्थिति के बारे में बताता है। लेकिन अगर चबाया हुआ चावल है तो ये नीला काला नहीं होता, इसका मतलब इसमें मंड मौजूद नहीं है। तो वो मंड जो है वो किस में परिवर्तित हो गया है, वो विघटित हो गया है शर्करा में। और ये किसके कारण होता है, जो आपका लाला ग्रंथि है वो एक एंजाइम निकालती है, उस एंजाइम को हम कहते हैं एमिलेज एंजाइम, उसके कारण। क्लियर। तो फिर जब आप परख नली ए और बी में क्या अंतर होता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है और लाला रस क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है, शर्करा में। अच्छा, जीव एक मांसपेशी होती है जो पीछे की ओर जुड़ी होती है और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है, पीछे की तरफ से। इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। और जीव के कार्य एक तो हमको बोलने में सहायता करता है, इसके अलावा जो भोजन में लार रस जो है उसको अच्छे से मिलाने में भी सहायता करता है। ठीक है। और मिलाने के बाद खाने को निगलने में भी हमारी सहायता करता है। अच्छा, जीव द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, तो जीव पर बहुत सारी स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता चलता है। और स्वाद कलिकाओं के बारे में आगे जब नेक्स्ट क्लास देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगर हम यहाँ देखें, अब अगला जो है वो है आपका भोजन नली या ग्रसिका जिसे हम कहते हैं। तो ग्रसिका क्या होता है, जो निगला हुआ खाना है जब आप मुंह के अंदर से निगलते हो तो वो एक नली में चली जाती है जिसे ग्रास नली या ग्रसिका कहा जाता है। और ग्रास नलिका जो है वो गले एवं वक्ष से होती हुई, जो आपका गला है यहाँ से होती हुई और आपके छाती से होती हुई कहाँ तक पहुँचती है, यहाँ मान लो भोजन आया और ये भोजन ग्रास नलिका से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, अमाशय यानी आपके पेट में। ठीक है। और ये
इसमें जो ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर जाता है और संपूर्ण आहार नाल बहुत संकुचित होती रहती है और गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। और कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को जब स्वीकार नहीं करता तो हमें वमन मतलब उल्टी होने लगती है और उल्टी के द्वारा खाना बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपको उल्टी होने लगे। बहुत बार आप कुछ उल्टा सीधा खा लो और पेट को पता चल जाए तो वो आपको स्वीकार नहीं करती और वो खाना बाहर फेंक देती है, तो इसी वजह से आपको उल्टियाँ आ जाती हैं। ठीक है, फिर तो अच्छा, भोजन जो है ये किस संकुचन गति के द्वारा नीचे की ओर जाती है और इसी कारण से अगर आप उल्टे भी लेटे हो तो लेटे हुए रहो या कैसे भी रहो, भोजन आपके पेट में ही जाता है। ठीक है, फिर अमाशय की अगर हम बात करें तो अमाशय एक मोटी भित्ति वाला थैली नुमा संरचना होती है और ये चपटा एवं यू आकार का होता है और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, आहार नाल जो है उसका सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक और ग्रास नलिका से जुड़ी होती है, उससे खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। ठीक है, इसके अगला भाग क्षुद्रांत में खुलता है और एक भाग जो है ग्रास नलिका से जुड़ी होती है। ये यू आकार की होती है ना, देख रहे हो, तो यू या जे आकार की आप इसको मान सकते हो। फिर उसके बाद अमाशय की जो आंतरिक सतह है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको ध्यान से समझना है। जो अमाशय की आंतरिक सतह है उसे कहते हैं श्लेष्मल। उसमें 3 चीज़ें निकलती है, श्लेष्मक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्रावन होता है। श्लेष्मल जो है वो अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल जो है वो अनेक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भी भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे कि जो पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और पाचक रस जो जठर रस जो हमारे पेट से निकलता है वो क्या करता है? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। तो पेट में पाचन किसका होता है? प्रोटीन का। मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा शरीर के अगला भाग है आहार नलिका, वो है क्षुद्रांत या जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 7.5 मीटर की होती है। तो क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है और बहुत कुंडली नुमा होती है, इस तरह की रहती है और जगह कम घेरती है और अत्यधिक कुंडलित होती है और ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव मतलब रस प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसके भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक आपका दिया हुआ है, इसके बारे में सुन लेते हैं। क्या है? एक विलक्षण दुर्घटना अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई 1822 में। कब? 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम के व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ और जब गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त मतलब सीना जो है उसका क्षतिग्रस्त हो गया और अमाशय में एक छिद्र हो गया और उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद नहीं कर सका और उस छिद्र को पट्टी से ढक दिया और ब्यूमॉन्ट को, ये जो वैज्ञानिक क्या नाम है, विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी चिकित्सक था, ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और कुछ रोचक प्रेक्षण उसने किए। जो छेद रह गया था उससे उसने अमाशय को देखा और ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा कि अमाशय जो है वो भोजन का मंथन कर रही है, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है और भोजन को पचा सकता है। उसने यह भी देखा कि अमाशय जो है वो क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, तो नाम उस व्यक्ति का था एलेक्सिस सेंट मार्टिन और उस चिकित्सक का नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। क्लियर? फिर अगर हम बात करें जो यकृत है, यकृत एक गहरे लाल भूरे रंग की आकृति होती है। ठीक है, और जो उदर के ऊपर दाहिनी भाग में उपस्थित होती है। अगर आप देखो अपने पेट के ऊपर राइट तरफ, यहाँ पे आपको एक भूरे रंग की ग्रंथि दिखाई देगी जिसको हम लिवर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं यकृत, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये किसका श्रावन करती है? ये पित्त रस का श्रावन करती है और एक थैली में जमा करती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय।
और पित्त रस किसके पाचन में सहायता करता है? वसा के पाचन में। तो प्रोटीन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो लाला रस है उसमें एंजाइम जो है वो सहायता करते हैं, और वसा के पाचन में पित्त रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगर हम बात करें अग्नाशय, अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है और यह अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है, और इससे जो रस निकलता है उसको कहते हैं अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस किस किस का पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, इनका पाचन करता है, उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर जब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है वो क्षुद्रांत के निचले भागों में पहुंचता है, जहां जो छोटी आंत है वो रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, जो रस है उसको ले लेता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा, सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा किस में परिवर्तित हो जाता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज में, वसा होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल में। तो ये तीनों में जब परिवर्तित हो जाती हैं तब अब क्षुद्रांत में उसका अवशोषण होता है। तो जो पचा हुआ भोजन है, पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट किस में पाचित होने के बाद किस में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाती है? तो ग्लूकोज में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में। क्लियर? फिर पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। किस में चला जाता है? जो क्षुद्रांत की भित्ति में जो हमारे खून की नलियां होती है उसमें चली जाती है, और इस प्रक्रम को कहा जाता है अवशोषण। क्या कहते हैं हम इस प्रक्रम को? अवशोषण। और क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको ध्यान रखना कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। जिस प्रकार आपकी जैसे उंगली होती है ना, उस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, और इन्हें कहा जाता है दीर्घरोम या रसांकुर, क्योंकि रस को ये चूस लेते हैं, इस प्रकार इनका नाम होता है रसांकुर या दीर्घरोम। और दीर्घरोम की जो आंत है उसमें क्या भूमिका होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दीर्घरोम क्या करता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के लिए जो क्षेत्र है, सतही क्षेत्र, वो बढ़ा देते हैं। और हर एक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। और अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, जो अवशोषित पदार्थ हैं वो फिर कहाँ जाती हैं? वो रुधिर वाहिकाओं, रक्त के द्वारा शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँच जाता है, और जहाँ पर जटिल पदार्थों को बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दीर्घरोम में जो है वो सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद अवशोषित करके खून के अंदर चली जाती हैं चीज़ें, जो आपके कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होके, या अमीनो अम्ल और वसा और ग्लिसरॉल, ये सारे खून के अंदर चले जाती हैं, और फिर ये धीरे धीरे अलग अलग भागों तक पहुँचती है जहाँ इसका इस्तेमाल करके जटिल पदार्थ बनाए जाते हैं। और इस प्रक्रम को, कि जो आपके खून से अवशोषित करके और शरीर के अलग अलग भाग तक पहुँचाना और फिर उससे जटिल पदार्थों का बनाना, इस प्रक्रम को कहा जाता है स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। और कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का जो विघटन है वो ऑक्सीजन की सहायता से होता है, और ग्लूकोज का विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, और ऊर्जा निकलती है, और इसी से हमको ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अलग अलग भाग हैं उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, इसी से पूर्ति होती है। फिर भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं होता है। अब भोजन का कुछ भाग है जो पाचित नहीं हुए हैं, जो नहीं पचे हैं या अवशोषित नहीं हुए हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? बृहदांत या बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में उसका अवशोषण होता है, और उससे पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। इसको आगे देखते हैं। हाँ, अब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत या बृहदांत जो है वो क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है और छोटी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर की होती है। क्षुद्रांत की कितनी थी? वो थी आपकी 7.5 मीटर। तो ये ध्यान रखना, वो 7.5 मीटर थी, ये 1.5 मीटर है। और इसका मुख्य कार्य जो है वो जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बाकी पचे हुए अपचित पदार्थ मलाशय में चले जाते हैं और अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। पूरी तरह से ना सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, और समय समय पर गुदा द्वार के बाहर मल जो है वो शरीर से निकाल जाता है। सुबह सुबह आप जो टॉयलेट जाते हो तो उससे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसको हम कहते हैं निष्कासन। क्या कहते हैं?
निष्कासन। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट ब्लू लाइन में दिया है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप, अच्छा तो आपको ये पता है बृहदान्त्र में किसका अवशोषण होता है, तो जल का अवशोषण होता है। फिर कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के रूप में, बहुत बार होता है आपका पेट जब हम कहते हैं खराब होता है तब आपको वॉशरूम आता है तो बहुत पतला पतला निकलता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है दस्त। क्या कहते हैं, दस्त। और यह संक्रमण के कारण हो सकता है, खराब खाने के कारण हो सकता है, यह खाना आपका पाचन नहीं हुआ इसके कारण हो सकता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह सामान्य स्थिति है, और बहुत ज़्यादा अगर दस्त हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर दस्त होने लगे तो ये घातक भी हो सकता है। और इसका मुख्य कारण जो है, इसका मुख्य कारण है शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना। अगर जल हमारे शरीर से निकलता रहेगा, क्योंकि जल का अवशोषण नहीं हुआ है तो जल निकलेगा शरीर से, तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा हो तो तुरंत आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए, और चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को, अगर चिकित्सक के पास जाना है उससे पहले क्या करना है, अगर तो उबला हुआ पानी जो है आपको उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे कहा जाता है जीवन रक्षक घोल या ORS। जो ORS आपको लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉल पाउडर जो लेते हो आप, तो जीवन रक्षक घोल पानी को पहले उबालकर और उसको ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक और चीनी डालकर पी लो, तो वो भी आपको सहायता देता है दस्त से बचने में। क्लियर। फिर ये तो था मनुष्यों में। अब अगर हम बात करें घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है, तो घास खाने वाले जंतुओं की अगर हम करें पाचन की बात, तो आपने देखा होगा आपके आसपास गाय, भैंस और घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को आपने देखा होगा। वे क्या करते हैं, लगातार जुगाली करते रहते हैं, अपना मुंह हिलाते रहते हैं ना, चाहे वो खा रहे हो चाहे ना खा रहे हो, अपना मुंह आप देखोगे इस तरह से हिलाते रहते हैं। तो वास्तव में वो क्या करते हैं, पहले घास को जल्दी जल्दी निगल, जब वो खाना खा रहे होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी निगल लेते हैं घास को, और अमाशय के एक भाग में जाके उसको भंडारित कर लेते हैं, उसको स्टोर कर रख लेते हैं। और ये जो भाग है इसे हम कहते हैं प्रथम अमाशय या रूमेन। क्या कहा जाता है, रूमेन या प्रथम अमाशय। और जिनमें ये होता है उसे हम कहते हैं रूमिनेंट। और रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में, जो गाय हैं उनमें अमाशय 4 भागों में बटा होता है। और रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन में पहले सारा भोजन डाल दिया जाता है और फिर आंशिक पाचन होता है, जिसे हम कहते हैं जुगाल। क्या कहते हैं, जुगाल। और बाद में जंतु क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट को उसको मुंह के अंदर लेता है और फिर इसको अच्छे से चबाता है, और इस प्रक्रम को हम कहते हैं रोमंथन। क्या कहा जाता है, रोमंथन। अभी हम और डिटेल में देखेंगे। रोमंथन या जुगाली करना जिसे कहा जाता है, और ऐसे जंतु को रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। ठीक है। और घास में क्या है, सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। रूमिनेंट के जो है क्षुद्रांत और बृहद्रांत, इसके बीच में अगर हम देखें, रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी सी संरचना होती है जिसे कहते हैं अंधनाल। क्या कहा जाता है, अंधनाल। और भोजन के सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, यहीं पर होता है, अंधनाल में। और ये कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इसलिए मनुष्य इसलिए घास नहीं खा सकते क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं हो सकता। उसके बाद है, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। अच्छा, एक बार हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमने गाय का देखा, तो ये गाय ने खाया यहाँ से भोजन, और ग्रसिका के द्वारा इसके जो पेट है उसके 4 भाग होते हैं। ये सबसे पहला भाग है जिसे हम रूमेन कहते हैं। इसमें स्टोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट ये अपने मुंह के अंदर लेते हैं और अच्छे से पाचन करके तब पूरे अमाशय से होते हुए और इस तरह से उसका पाचन करते हैं। और जो सेलुलोज का पाचन होता है वहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, जो अभी हमने पढ़ा, सेलुलोज का पाचन करने के लिए उनके जो जीवाणुओं द्वारा होता है। और वो कहाँ पर होता है, बृहदांत और क्षुद्रांत के बीच एक अंधनाल होता है, वहाँ पर सेलुलोज का पाचन किया जाता है। फिर बहुत से ऐसे सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन। तो छोटे छोटे जीव हैं, उनमें ना ही तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र। तो वो किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और पाचन करते हैं, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला जैसे आपका अमीबा। तो अमीबा एक क्या है, आपका
ये एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें संभरण एवं पाचन कैसे होता है, कैसे वो खाने को लेता है और कैसे उसका पाचन करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अमीबा जो है वो जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और एक गोल संघनक केंद्र एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अगर आप देखो अमीबा को तो इस प्रकार होता है आपका अमीबा। इसमें एक केंद्रक होता है और ये रस खाद्य की धानियाँ होती हैं। उसके बाद ये पादाब बनते हैं इसके द्वारा, ठीक है। अब कैसे हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अमीबा क्या करता है, अपनी प्रकृति और स्थिति बदलता रहता है, ठीक है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता है और एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। ये जो उंगली नुमा प्रवर्ध निकलता है इसको कहा जाता है पादाब या कृत्रिम पाँव, ठीक है। और ये गति करके भोजन देने व भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ये क्या होता है, पादाब, जिसके द्वारा भोजन जो है वो अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है। और अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। इसको जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। और खाद्य धानी में फंसने के बाद वो पाचक रस स्रावित करते हैं और खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और पचा हुआ खाना जो है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और जो बिना पचा हुआ खाना है वो फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है अवशिष्ट पदार्थों का। और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं और बिना पचा हुआ भोजन खाद्य धानी द्वारा ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। फिर है भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान होती है। तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों का लेना, उसको सरल पदार्थों में तोड़ना और फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करना। ये था जो पाचन है उसके बारे में इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें। अगले अध्याय में हम जो आंत द्वारा किस प्रकार अवशोषण होता है और किस प्रकार स्थानांतरण होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें कुछ इसके क्वेश्चंस, तो उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला अगर हम देखें पोषण का जो मुख्य चरण है, 4 मुख्य चरण हैं। अगर आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना मानव पोषण के मुख्य चरण, तो सबसे पहला है अंतर्ग्रहण, ठीक है। यहाँ है आपका अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो ये पोषण के 5 मुख्य चरण होते हैं मानव में। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। तो ये 5 इसमें आ जाएंगे आपके, तो इसको आप कर लोगे। जिसमें सबसे पहला अंतर्ग्रहण, जो अभी हमने किया ना, कौन से 5 है, दोबारा देखो, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और निष्कासन, ये 5 आपको इसमें लिख देना है। क्लियर। फिर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अभी हमने पढ़ा था यकृत। तो यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एवं श्लेष्मल, किसका होता है, श्लेष्मल का स्रावन होता है, जो कि भोजन पर क्रिया करते हैं। और जठर रस भी निकलता है, जठर रस भी निकलता है। फिर है क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पे उंगली के नुमा आकृति, जिसे क्या कहा जाता है, दीर्घ रोम या रसांतक, ठीक है। फिर है अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ करता है, तो अब अभी देखा हमने पढ़ा, अमीबा जो है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और पाचन कहाँ करता है, खाद्य धानी में। कहाँ करता है, खाद्य धानी। तो ये इसमें आ जाएगा आपका खाद्य धानी। फिर आपको सत्य और असत्य बताना है। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, तो ये गलत है, इसका पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो ये बिल्कुल सही है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो बिल्कुल वहाँ पे आपका पित्तरस भंडारित होकर और फिर उसमें ये भी आपका, अगर आप देखो यहाँ पे लिखा होगा, इसको सही से देख लो, यहाँ पे दिया होगा। तो जो यकृत है प्रोटीन पित्त से, पित्ताशय से श्रावित किया जाता है पित्त रस। और यहाँ पे अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से आया है ये क्वेश्चन।
चैप्टर को एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ क्या कहा गया, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पित्त रस स्रावित करती है और एक थैली में संग्रहित होता रहता है। ठीक है, इसमें होता रहता है और फिर इससे आमाशय के अंदर, क्षुद्रांत के अंदर जाते रहता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। फिर रूमिनेंट, निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, तो ये भी सही है। तो 3 सही है, 1 गलत। अगला है सही विकल्प पर आपको इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन, वसा का पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा है? तो पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। ठीक है, फिर है जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो बृहदांत में। फिर यहाँ पे आपको ये करना है, मिलाना है खाद्य घटक और भोजन के उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होते हैं? तो ये हो जाता है शर्करा में, या अगर और लिखना हो तो आप लिख सकते हो ग्लूकोज में। फिर प्रोटीन हमने पढ़ा अमीनो अम्ल में, वसा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? यह भी हमने पढ़ लिया, उसको आप अच्छे से लिख कर सकते हो। पित्त कहाँ निर्मित होता है? पित्ताशय में। और किस भोजन को पाचन करने में? तो ये वसा के पाचन में सहायता करता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जो पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा सेलुलोज, तो ये सेलुलोज हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, मानव इसका नहीं कर पाते क्योंकि सेलुलोज का पाचन करने के लिए अंधनाल की आवश्यकता होती है और मानव में अंधनाल नहीं होता। ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज जो है वो सरल रूप में होता है और सरल रूप जो है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद आसानी से उसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद ऐसे में तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आहार नाल के कौन कौन से भाग निम्न कार्य को करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस होते हैं। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है? पचे हुए भोजन का तो वो करता है आपका दीर्घ रोम। कौन करता है? दीर्घ रोम या क्षुद्रांत आप इसे कह सकते हो। भोजन को चबाना, तो कहाँ चबाते हो आप भोजन को? मुख गुहिका में। और उसके बाद जीवाणु नष्ट करना, ये कहाँ नष्ट होते हैं? तो आपके आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो संपूर्ण पाचन हो जाता है क्षुद्रांत में। और मल का निर्माण होता है आपका मलाशय से, तो इसको आप लिख दो मलाशय, मलाशय, और गुदाद्वार के बाहर निकल जाता है। और अमीबा और मानव और अमीबा पोषण में एक समानता और अंतर, तो समानता कि उसमें भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, अपचित भोजन निकल जाता है, और अंतर जो है वो तो बहुत सारे, आप कोई सा भी एक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया है। इसको आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो और कोई भी आपको इसमें डाउट हो अच्छे से समझ लो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, इसको दोबारा हम और अच्छे से आपको समझा देंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से कर लो और इस चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स ये आप 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो अपने कॉपी में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस पे और हम लाते रहेंगे वीडियो। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।